Welcome viewers. Today I am going to discuss part 2 of some important terms used in accounting. आज मैं आपके सामने में अकाउंटिंग में प्रयोग में आने वाले कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों की जानकारी दूंगा। जिन शब्दों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में दिया है उन शब्दों का प्रयोग अकाउंटिंग के क्रम में बराबर होता आया है, लेकिन पिछले वीडियो में भी हम खुद जिन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं उसके क्रम में कभी अकाउंटिंग कभी अकाउंटेंसी शब्द आता रहा है। मतलब साफ है, इन शब्दों के बारे में अगर हम नहीं समझ रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमेशा कंफ्यूजन या परेशानी बनी रहती है। इसी कारण से हम आज अपने इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण शब्द की जानकारी आपको कराएंगे जो कि निश्चित रूप से अकाउंटिंग प्रोसेस के बिगिनिंग में जानना चाहिए। उसमें से पहला शब्द है हमारा बुक कीपिंग, दूसरा शब्द है अकाउंटेंसी और तीसरा शब्द है अकाउंटिंग। वन बाय वन हम इन तीनों शब्दों की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हम शेयर करना चाहते हैं। आप हमारे वीडियो को आवश्यक रूप से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से हम बात को अब आगे बढ़ाते हैं, इस वीडियो की बातों को आगे बढ़ाते हैं। उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा बुक कीपिंग। वो बही खाता हिंदी में इसे कहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं बुक कीपिंग में 2 शब्द हैं, एक है बुक, दूसरा है कीपिंग। सामान्यतः इसका अर्थ लोग जिसको कॉमर्स और अकाउंट्स की जानकारी नहीं है वो इसे किताबों को रखना या किताबों को अलमारी में सजाकर रखने से बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तव में बुक कीपिंग एक विशेष शब्द है और इसका विशेष मतलब है, विशेष अर्थ है, विशेष रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और वो अर्थ है कि बिजनेस के लेन देनों को बिजनेस के रिकॉर्ड बुक में लिख करके रखना, बिजनेस के लेन देनों को बिजनेस के रिकॉर्ड बुक में लिख करके रखना, ये वास्तविक अर्थ है बुक कीपिंग का। दूसरा शब्द हमारे सामने में आता है अकाउंटेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र का क्या मतलब है? इस शब्द को जानने से पहले हम शास्त्र, ग्रंथ और महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में थोड़ी जानकारी लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शास्त्र या ग्रंथ से हम क्या समझते हैं तो जरा गौर करके देखें कि इन बातों का उल्लेख शास्त्र और ग्रंथ में रहता है। तो किसी भी शास्त्र और ग्रंथ को ले लें तो हम पाते हैं उसमें ज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाती है। किसी विशेष क्षेत्र के बारे में, जैसे धर्म से संबंधित हमारी पुस्तक जो है रामायण, गीता, बाइबल, कुरान को ले तो ऐसी स्थिति में इन पुस्तकों में बतलाया गया है कि आखिर हम अपने भगवान को, अपने अल्लाह को पहचाने, उसके सही रास्ते पर चलकर उन तक पहुंचे। इन्हीं बातों की जानकारी ये पुस्तकें कराती हैं। दूसरे शब्दों में सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखलाती है। उसी तरीके से महाभारत को देखें तो महाभारत में बतलाया जाता है हाउ टू रूल, कैसे शासन करना चाहिए। लगता है कि आज तक जितने शासक हुए हैं वो इसी तरह से शासन किए हैं जिसका कि उल्लेख महाभारत में है। वर्तमान में भी शायद जो शासक हैं वो उसके बाहर तौर तरीकों से शासन नहीं कर रहे हैं और शायद भविष्य में भी जो शासक आएंगे वो उसी तौर तरीके को अपनाएंगे। इस तरीके से और भी बहुत सारे पुस्तक हैं जिसको कि शास्त्र या ग्रंथ का दर्जा दिया गया है। हम जरा गौर करके देखें तो उसे इसलिए शास्त्र या ग्रंथ बतलाया गया क्योंकि उनमें भी हम उन्हीं बातों का उल्लेख पाते हैं, अर्थात ज्ञान के उस विशेष क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत की गई है। जैसे इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थ या धन से संबंधित जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, का पूरा उल्लेख अर्थशास्त्र में हम पाते हैं। इसी तरीके से समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी में हम देखें तो समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां, अच्छाइयां यानी परिस्थितियां पाई जाती है, पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। हमारा भी शब्द है अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। इसमें भी शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब है कि ज्ञान का जो विशेष क्षेत्र है हमारा लेखा लिखना,
इससे संबंधित जब पूरी और विस्तृत जानकारी हमारी पुस्तक कराएगी, एक पुस्तक में अगर इन सभी बातों का उल्लेख किया जाता है तो ऐसी पुस्तक को ही हम लेखा शास्त्र का दर्जा या नाम देते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि लेखा लिखने की अनेक पद्धतियां हैं, अनेक सिस्टम है। वन बाय वन जो महत्वपूर्ण सिस्टम है, जिसका नाम से परिचय आपके लिए जरूरी है, इसी का उल्लेख हम पहले इसके अंतर्गत करेंगे। उसमें से सबसे पहला सिस्टम हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम, तीसरा है डबल अकाउंट सिस्टम, चौथा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, पांचवा है कैश सिस्टम, छठा है सोशल अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अलावा भी टैक्सेशन अकाउंटिंग की बात होती है आज के समय में, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी इन सिस्टम के बारे में होनी चाहिए। उनमें से सबसे पहला सिस्टम हमारा है सिंगल एंट्री सिस्टम। नाम से ही क्लियर है, इकहरा लेखा, मतलब जहां लेन देनों के सिर्फ एक एस्पेक्ट यानी पहलू पर बल देकर के हम अकाउंटिंग लिखते हैं, और वो पहलू होता है व्यक्तिगत पहलू, व्यक्ति के नाम का पहलू। ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम को हम सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जाने, आपको बतलावें कि ये सिस्टम हमारा सबसे पुराना सिस्टम है। सबसे पुराना सिस्टम होने के कारण स्वाभाविक तौर पर अनसाइंटिफिक सिस्टम है, इनकम्प्लीट सिस्टम है, इनकरेक्ट सिस्टम है। इसमें पूरी अनियमितता भरी पड़ी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इतना सिंपल है, सरल है कि अगर हमारे पास में शब्द या अल्फाबेट का ज्ञान है तो हम इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं, अकाउंटिंग में लिख सकते हैं। और इतना पुराना सिस्टम होने के बावजूद भी हम आपको एग्जाम्पल से अभी बतलाने जा रहे हैं कि देखिए ये सिस्टम आज भी उपस्थित है, और हम और आप सभी इस सिस्टम को जानते हैं, भले नाम से न जाने कि यही सिस्टम हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है। और चूंकि इसमें सिंप्लिसिटी है, सरलता है, लेखा लिखना सरल होता है, इसी कारण से ये आज भी यूज में है, पॉपुलर है। जैसे हम अपने आसपास की दुकानों में देखें, अगर दुकानदार क्रेडिट में सामान बेचता है तो आखिर कैसे वो छोटा मोटा दुकानदार की बात कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने सभी कस्टमर्स के क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो प्रायः अपने रजिस्टर में डिफरेंट पेज में डिफरेंट कस्टमर्स का नाम लिखता है, और फर्स्ट पेज में इंडेक्स बना लेता है, जिसमें कि वो इंडिकेट करता है कि किस कस्टमर का नाम किस पेज नंबर में है। जैसे ही कोई कस्टमर आया, वैसे ही उसके नाम वाले हेडिंग वाले पेज को हम खोलते हैं, और ट्रांजैक्शंस कुछ भी करें, हम सामान बेचे तब भी, पैसा वो दे तब भी, सामान वापस करे तब भी, किसी भी तरह का लेन देन करे, अंडर द हेडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और नेम ऑफ पर्सन, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हम समझते हैं, आप अब ध्यान दीजिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि सिंगल एंट्री सिस्टम ओल्डेस्ट सिस्टम होने के बावजूद भी आज भी यूज में है, चलन में है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम आता है डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले तो डबल एंट्री सिस्टम का जन्म क्यों हुआ, तो इसके पीछे में स्पष्ट है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में अनेक जटिलताएं, कठिनाइयां थी और कमियां थी। स्वाभाविक तौर पर हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करने लगे। रिजल्ट में जो सिस्टम हमारे सामने में आया उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम की कमियों को दूर करने के कारण जन्म लिया। इस सिस्टम की महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसा कि हम देखे थे, सिंगल एंट्री सिस्टम अनसाइंटिफिक है तो ये साइंटिफिक है। यहाँ पर सिस्टमेटिक अकाउंटिंग होती है, ये कंप्लीट सिस्टम है, करेक्ट सिस्टम है, रिजल्ट करेक्ट देता है। और यह सिस्टम विशेष रूप से वैसे बिजनेसमैन के द्वारा अपनाया जाता है जिनका मकसद होता है लाभ कमाना। तो लाभ कमाने वाले व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धति है, और आज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ये सर्व प्रचलित है। विशेष रूप से सब दुनिया के सभी देशों के बिजनेसमैन के द्वारा इसी अकाउंटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये इतना प्रैक्टिकल अप्रोच का सब्जेक्ट है, विषय है या टॉपिक है कि अगर हम इस सिस्टम को समझ लेते हैं अच्छे से तो स्वाभाविक तौर पर एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट हो जाता है, क्योंकि आज मार्केट में इस तरह का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है कि पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावे हम देश विदेश के किसी भी बिजनेसमैन के अकाउंटिंग प्रोसेस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और शायद जरूरत पड़ने पर हम आराम से बना भी सकते हैं। अर्थात इन्हीं कारणों से ये मोस्ट पॉपुलर सिस्टम इन वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारा आता है डबल अकाउंट सिस्टम, दोहरा खाता प्रणाली। अब व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए तो हमारा बिजनेस जो है वो मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक जिसकी प्रायोरिटी होती है टू अर्न प्रॉफिट, और दूसरा जिसकी प्रायोरिटी होती है टू सर्व द पब्लिक। ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस सेंटर हैं जिसकी प्राथमिकता जनता की सेवा करना है, न कि लाभ कमाना है। वो प्राथमिकता के आधार पर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुफ्त में सेवा दे रहे हैं, वो इसके बदले में चार्जेस लेते हैं। शायद चार्जेस उतना ही लेते हैं जितना उनका खर्च होता है। अगर उसमें कुछ कमी नजर आती है तो चार्जेस को ये बढ़ाते भी है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहते हैं या उनका मकसद या उद्देश्य ये नहीं होता है कि लाभ कमाना, बल्कि उनका हमेशा मकसद होता है टू प्रोवाइड बेटर सर्विस। तो बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो चार्जेस बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे संस्थान हमारी समझ में है जिनके द्वारा अकाउंटिंग इसी सिस्टम से अपनाया जाता है, बनाया जाता है। जैसे इंडियन रेलवेज की बात करें हम, भारतीय रेल की, इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, वाटरवेज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की हम बात करें, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात करें हम, चूंकि इनका विशेष मकसद होता है जनता की सेवा करना। तो आज के साइंटिफिक एज में यह भी इंपॉर्टेंट है कि विशेष काम के लिए विशेष तरीका होना चाहिए। परिणाम स्वरूप अकाउंटिंग में भी विशेष तरीके की अकाउंटिंग की जाती है, जिस सिस्टम का नाम है हमारा डबल अकाउंट सिस्टम। नेक्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा भारतीय लेखा पद्धति। भारतीय लेखा पद्धति की जब बात आती है तो भारत को अत्यंत प्राचीन समय में अत्यंत विकसित देश माना जाता था। हम इन ऑल रिस्पेक्ट, इन ऑल फील्ड डेवलप थे, विकसित थे। इसी कारण से भारत को उस जमाने में सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। लेकिन अब बात ये समझ में आना चाहिए कि ये बातें गई कहाँ, हमारा सोने का चिड़िया का देश गया कहाँ, इसके पीछे में, इसके नष्ट होने के पीछे में क्या कारण है। तो जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेजी शासक आए यहाँ शासन करने के लिए, साथ ही साथ अपने बिजनेस को तरक्की दिलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लेते आए। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए हमारे कारीगरों के, हमारे बिजनेस इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को नष्ट करते चले गए। परिणाम स्वरूप उनका बिजनेस चल पड़ा। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप होता चला गया। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया इससे कि प्राचीन समय में भारत विकसित था, बिजनेस में भी, इंडस्ट्रीज में भी, साइंस में भी। इसके बहुत सारे प्रमाण हमारे सामने में, कुछ तो प्रत्यक्ष हम जाकर के भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे महल, बहुत सारे ऐसे मकबरा हैं जहां पर राजा और रानी को ठहरने के लिए, राजा और रानी के रहने के लिए जो महल है उसमें एयर कंडीशन का मशीन तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा सुकून मिलने वाला कमरा बना हुआ है। इस तरीके से किसी भी ऐतिहासिक स्थानों पर चले जाइए, आप आगरा के ताजमहल को देख लीजिए, वहां जो आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है उस कारीगर, उस कैलिबर के कारीगर हमारे पास आज नहीं तो दूसरा ताजमहल भी बन करके तैयार हो जाता। इससे स्पष्ट होता है। और भी बहुत सारे हैं, लंबे लंबे स्तंभ गड़े हुए हैं जो आज हमारा कारखाना नहीं बना पाया है। तो प्रत्यक्ष देखने की चीज है और कुछ कल्पना की चीज है। हमारे ग्रंथों में, पुस्तकों में उसका उल्लेख है। जैसे पुष्पक विमान का जिक्र है जिससे कि रावण ने सीता को हरण करके लंका ले गया था। अर्थात वह पुष्पक विमान कैसे उड़ा करता था, तो मन की गति से, कोई ईंधन नहीं था। तो उस जमाने में जो महलों के कमरे बनाए गए थे बिना एयर कंडीशन मशीन से, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्च नहीं, एक्सपोजर का भी खतरा नहीं, और सुकून या रिलीफ भी बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से स्पष्ट होता है कि भारत अत्यंत प्राचीन समय में विकसित देश था। तो जब विकसित था तो इसके पीछे में आधार क्या था, बैकबोन क्या था। तो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज आर बैकबोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के विकास में उसका व्यवसाय और उद्योग धंधों का विशेष हाथ होता है। इसका मतलब साफ है कि अत्यंत प्राचीन समय में भारत अत्यंत विकसित देश था, क्योंकि यहाँ के उद्योग धंधे भी विकसित थे। तो फिर ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, कल्पना से परे है कि बिजनेस हमारा तरक्की किया होगा और अकाउंटिंग नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, अकाउंटिंग जरूर रही होगी। लेकिन इन सभ्यताओं के नष्ट होने के साथ साथ अकाउंटिंग भी हमारा दब गया। लेकिन इतिहास में बातें फिर दोहराती है, इतिहास, हिस्ट्री रिपीट्स, इस तरह की बात है। तो किसी न किसी माध्यम से वर्तमान में हमारे सामने में एक अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको भारतीय व्यवसायी या भारतीय कल्चर को पसंद करने वाले हमारे नेबरिंग कंट्री के व्यवसायी भी
इस सिस्टम को अकाउंटिंग में अपनाते हैं। इसमें इसमें प्रॉपर या सिस्टमेटिक कॉलम नहीं खींचा जाता है, बल्कि पेज फोल्ड करके अकाउंटिंग रखी जाती है। साथ ही साथ प्रायः स्थानीय बोलचाल की भाषा में अकाउंटिंग बनाई जाती है। इसी सिस्टम को हम इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, लेखा लिखने की रोकड़ पद्धति। तो हमें मालूम होना चाहिए कि आज समाज में आमदनी का जो जरिया है, सोर्सेज ऑफ इनकम जो है, वो मुख्य रूप से 3 है। एक तो हम समझते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट या रोजी रोटी नौकरी में लगे हुए हैं। दूसरा जरिया है बिजनेस, बिजनेस में प्रोडक्शन हो, परचेज सेल एक्टिविटीज हो, या कॉमर्शियल सर्विस प्रोवाइडर हो, हम हर तरह के काम को हम बिजनेस कहते हैं। लेकिन एक तीसरा जरिया भी है। बहुत सारे लोग आप अपने समाज में देखिए, अपने फैमिली मेंबर्स में देखिए, तो कुछ लोग इससे अलग हट करके भी पैसा कमाने का जरिया अपनाए हुए हैं। उस जरिया को हम प्रोफेशन या पेशा कहते हैं, जिसमें कि हम पहले अपनी योग्यता को, काबिलियत को हम डेवलप करते हैं और फिर उस बढ़ी हुई काबिलियत के माध्यम से पैसा कमाते हैं। जैसे किसी फोटोग्राफर को ले लीजिए, पहले वो फोटोग्राफी स्किल हासिल करता है, उसके बाद उस माध्यम से पैसा कमाता है। जैसे किसी भी क्रिकेटर का नाम ले लीजिए, विराट कोहली हो चाहे धोनी हो, आखिर उसने अपनी काबिलियत, उस योग्यता को बढ़ाया, परिणाम स्वरूप आज धन कमा रहा है, आज पैसा कमा रहा है। इसी तरीके से किसी भी एक्टर और एक्ट्रेस को ले लें, पहले वो एक्टिंग सीखा एंड देन अर्न थ्रू देयर डेवलप्ड स्किल, मीन्स एक्टिंग जिसके माध्यम से, जिस सीख से वो जानकारी लेकर के और फिर उसी को विकसित करके वो पैसा कमा रहा है। इस तरह से बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, क्रिकेटर है, या प्लेयर है, या आर्टिस्ट है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, फोटोग्राफर है, प्रेस रिपोर्टर है, एडिटर है। बहुत सारे लोग हैं जिनका के काम व्यवसाय नहीं है, जिनका की काम अपने पेशा के माध्यम से, अपनी योग्यता या काबिलियत के माध्यम से पैसा कमाने का है। ऐसे व्यक्तियों के आमदनी और खर्च अगर बहुत ज्यादा है, अधिक है, तो स्वाभाविक तौर पर देश के कानून की जरूरत है, मांग है, और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि के उद्देश्य से भी कि आखिर कितना पैसा उन्होंने कमाया और कितना खर्च किया, हमें सिस्टमेटिक अकाउंटिंग को रखने की जरूरत है। और उसी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग का नाम है हमारा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंतर्गत हम रिसीट, पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग प्रोसेस को अपनाते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारा है सोशल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि हम देखते हैं, जानते हैं, टाटा हो या बिरला हो या ऐसे बहुत सारे प्रेमजी संस हैं, ऐसे बहुत सारे व्यवसायिक संस्थान हैं जो कि व्यवसायी हैं, जो कि बहुत जमाने से देश में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक तरक्की के उद्देश्य से बहुत सारे सहायता या प्रयास करते रहते हैं। जैसे टाटा के द्वारा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या टाटा का फुटबॉल क्लब चलता है। ये सब से वो पैसा नहीं कमाने का मकसद है टू सर्व द पब्लिक, और दूसरे शब्दों में सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा। हाँ, इन द लॉन्ग रन देखें तो इससे स्टेबिलिटी आएगी सोसाइटी में, इससे समाज के लोगों में मजबूती आएगी और शायद कल होकर के परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा। इसका फायदा भी बिजनेसमैन को भविष्य में मिल सकता है। तो वो तो सेकेंडरी पार्ट है, मकसद वो भी नहीं देखना है। मकसद देखना है कि आखिर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिसके माध्यम से पैसा कमाते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हमें खर्च करना चाहिए। और जहां तक खर्च करने की बात है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में तो एक प्रोविजन कर दिया गया है कि हर एक ऐसे कॉरपोरेट सेक्टर को अपनी आमदनी का 5% मिनिमम उन्हें सोशल इंटरेस्ट में खर्च करना ही पड़ेगा। तो जब बात लीगल हो गई है, बात सिस्टमेटिक हो गई है, बात बढ़ती चली जा रही है, तो स्वाभाविक तौर पर इस उद्देश्य से भी इससे रिलेटेड अकाउंटिंग की जरूरत है। और वैसी अकाउंटिंग सिस्टम को ही हम सोशल अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारे सिस्टम है जैसा कि हम बतलाए, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया, थोड़ी जानकारी देना हम समझते हैं जरूरी है, थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है, तभी अकाउंट से संबंधित बातों को अकाउंटिंग करने के प्रश्न में टू रिकॉर्ड के उद्देश्य से हमें आसानी होगी, समझ में आएगी बातें। तो अगला महत्वपूर्ण टर्म, मतलब तीसरा महत्वपूर्ण टर्म, अब तक हम 2 टर्म की जानकारी दिए, बुक कीपिंग, दूसरा अकाउंटेंसी, और तीसरा है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी लेखा पद्धति में,
या किसी भी कार्य को करने में एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता है कि काम एकाएक हो जाता है। तो यहाँ पर भी बिजनेस के व्यवहारों को जब हम लिखेंगे तो एक प्रक्रिया होगी, एकाएक नहीं लिख जाएगा। तो उसी प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को हम लेखांकन कहते हैं या अकाउंटिंग कहते हैं। तो इस तरीके से लेखांकन का मतलब होता है कि प्रोसेस टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस अंडर एनी सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। लेखा शास्त्र के अंदर जितने भी लेखा पद्धतियां हैं, उनमें से किसी भी लेखा पद्धति में लेखा लिखने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लेखांकन के नाम से जानते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि हमारा, इसको तो उदाहरण से स्पष्ट करना चाहिए, इसी कारण से हम बेस्ट और पॉपुलर अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम की लेखा प्रक्रिया को आपके सामने में रखने जा रहे हैं, जिससे कि बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो जहां तक डबल एंट्री सिस्टम की बात आती है, तो डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले लेन देनों को रफ बुक, वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक में लिखा जाता है। अब सवाल है, रफ बुक, वेस्ट बुक, मेमोरेंडम बुक में कब लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। तो इतनी बात तो स्पष्ट है कि हम कंप्लीट अकाउंटिंग चाहते हैं, और जब कंप्लीट अकाउंटिंग चाहते हैं तो एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड। एकदम अनिवार्य रूप से उसी समय में लिखने की जरूरत है। अब सवाल है, उस समय में कस्टमर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अनडाउटेबली कस्टमर्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। कस्टमर्स तो भगवान के जैसा है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जितना समय वो चाहे उतना हम देंगे। तो अब सवाल है, लिखेंगे कैसे? फिर लिखना कैसे होगा? लिखने के लिए सिस्टमेटिक बैठेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो टाइम टेकिंग ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस समय में सिर्फ याद रखने के पर्पज से या लेन देनों को एक सेंटेंस बना करके, बस भूले नहीं, चूके नहीं, छूटे नहीं, कंप्लीट अकाउंटिंग हो, हम ट्रांजैक्शंस को लिख लेते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि एक कस्टमर मुड़े, दूसरा सामने आए, हम लिख करके तैयार हो जाए। इसी कारण से उस बुक और रजिस्टर को, जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस लिखा जाता है, हम रफ बुक, वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस आता है, और यह एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, जैसे रेंट पेड, इतना लिखने में क्या समय लगेगा? गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड टू हरी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इतना लिखने में कोई समय नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारा जो है अंडर डबल इंटरेस्ट सिस्टम, नेक्स्ट स्टेज जो होगा हमारा वो है कि पहला तो हो गया हमारा कि रफ बुक में मेंटेन करेंगे। उसके बाद का जो स्टेज आता है हमारा, रफ बुक में लिखने के बाद एक सर्टेन पीरियड, निश्चित अवधि के बाद, प्रायः महीने के लास्ट में, महीने भर के ट्रांजैक्शंस को जमा कर लेने के बाद हम सिस्टमेटिक अकाउंटिंग में उतरते हैं। तो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग का 3 प्रोसेस है। सिस्टमेटिक लेखा लिखने का, नियम से तरीके से लेखा लिखने का 3 प्रक्रिया डबल एंट्री सिस्टम में बतलाया गया है। एक है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखा समीकरण। प्रायः इसके इस्तेमाल छोटे व्यवसायी करते हैं जिसके यहाँ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस है, और दूसरे शब्दों में मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग को हम अकाउंटिंग इक्वेशन के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है जर्नल। जर्नल जहां पर कि ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए डेबिट और क्रेडिट में हम क्लासिफाई करके अकाउंटिंग करते हैं। इसके बाद आता है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल की बात करें तो वहां ट्रांजैक्शंस को कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के रूप में क्लासिफाई करके, बांट करके लिखा जाता है। और ये जो दोनों प्रोसेस है, जर्नल और सब डिवीजन ऑफ जर्नल, प्रायः अधिकांश बिजनेसमैन के द्वारा इसी प्रोसेस को अपनाया जाता है अकाउंटिंग के लिए, सिस्टमेटिक अकाउंटिंग के लिए। और जैसा कि बतलाया, मंथ एंड होने पर हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि कुछ लेन देन बार बार होता है और कुछ लेन देन कभी कभी होता है, इसीलिए व्यवहारिक रूप में देखें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप अप्रोच को देखें तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन दोनों प्रोसेस को एट ए टाइम अकाउंटिंग में लेता है। जहां रिपीटेशन इन ट्रांजैक्शन है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल में अकाउंटिंग बनाएगा, और जहां रिपीटेशन नहीं है उसके लिए जर्नल एंट्रीज बनाता है। वैसे व्यवहारिक रूप में आपकी जहां बात आती है, स्टूडेंट्स की जब बात आती है, तो स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन उसी सेंटेंस में दिया जाएगा, बोला जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कीजिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कीजिएगा। बोला जाएगा सेम क्वेश्चन को जर्नल बनाइए, तो जर्नल में बनाना होगा। सब डिवीजन ऑफ जर्नल प्रोसेस में जाने के लिए बोलेगा तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल में प्रोसेस में जाना होगा। लेकिन स्पष्ट है कि हम ट्रांजैक्शंस को फिर सिस्टमेटिक लिखते हैं एट द एंड ऑफ, जनरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन accounting equation or in journal and subdivision of journal. Next stage of accounting is ledger accounting. अब ledger accounting क्या है, खाता बही क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? तो जर्नल में लिख लेने के बाद या सब डिवीजन ऑफ जर्नल में लिख लेने के बाद
बिजनेसमैन को इस बात की जरूरत होती है कि आखिर टोटल परचेजेस अमाउंट क्या है, टोटल सेल्स अमाउंट क्या है, रेंट दिया तो कितना अमाउंट टोटल मंथ भर में रेंट पेमेंट किया। ईच एंड एवरी नेचर और एस्पेक्ट और आइटम ऑफ ट्रांजेक्शंस के वैल्यू को अलग अलग जानने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे परचेजेस सेल या अदर आइटम के वैल्यू को तो क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसकी जानकारी लेना आगे अकाउंटिंग में पॉसिबल नहीं होगा। इन्हीं कारणों से बिजनेसमैन अपने सभी लेन देनों को उसके नेचर के अनुसार से अलग अलग अकाउंटिंग प्रोसेस में मेंटेन करता है, इस बात के लिए कि उसके वैल्यू को अलग अलग, उसके बैलेंस अमाउंट को या उसके अमाउंट को हम अलग अलग जान सकें। और इसी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को हम लेजर अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। लेजर अकाउंटिंग का प्रिपरेशन कहां से होता है? तो जर्नल या सब डिवीजन ऑफ जर्नल जो भी हमारे पास होगा, सामने में होगा, हम उससे लेजर बना सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टेज इज ट्रायल बैलेंस, तलपट। अब ट्रायल बैलेंस की क्या आवश्यकता है भाई? तो जैसा कि हम जानते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रॉफिट लॉस कमाने के लिए, अर्न करने के लिए। अब प्रॉफिट लॉस हुआ कि नहीं इसके लिए अकाउंटिंग करने जा रहे हैं हम। अब जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जस्ट प्रॉफिट लॉस चाहिए कि करेक्ट प्रॉफिट लॉस चाहिए? तो निश्चित रूप से आंसर आएगा करेक्ट प्रॉफिट लॉस चाहिए। अब इतना जब अकाउंटिंग प्रोसेस को अपनाए, अगर इसमें लिखने में हमारी गलती हो गई, चूंकि 1 by 1 स्टेप है, हम रफ बुक में लिखते हैं, उसी रफ बुक से जर्नल, उसी से फिर लेजर, और इसके लिखने में अगर कहीं हम कोई गलती कर बैठे हैं तो स्वाभाविक तौर पर आगे जो अकाउंटिंग प्रोसेस में रिजल्ट निकालने बैठेंगे तो हमारा रिजल्ट भी गलत हो जाएगा। इसी कारण से बिजनेसमैन को चाहिए, सजेशन है कि वह वेरीफाई कर ले कि अकाउंटिंग प्रोसेस में, लेजर तक के अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई गलती हुई है तो उसको जांच ले। जांच करके जो आवश्यक सुधार का प्रोसेस है, रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है, फिर सुधार भी कर लेगा, जिससे कि आगे हमारा रिजल्ट सही आए। तो बिजनेसमैन इसी मकसद से जिस अकाउंटिंग को बनाता है हम उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। जस्ट टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग अप टू लेजर, मीन्स हमारे जर्नल में, हमारे सब डिवीजन ऑफ जर्नल में, हमारे लेजर में, इस प्रोसेस में कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, इसी को जांचना है। हाँ, अगर बिजनेसमैन कॉन्फिडेंट है, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कोई आवश्यक नहीं है, कंपलसरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा सुझाव है कि इसे देख लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। अदरवाइज इसी उम्मीद में कि हम सब सही बनाए हैं, इसी कॉन्फिडेंस में कि हम सब सही बनाए हैं, बाई चांस गलती होगी तो आगे का एफर्ट हमारा बेकार चला जाएगा, आगे हमारा करेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। इसी कारण से हर एक बिजनेसमैन को हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि उसे ट्रायल बैलेंस जरूर बना लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा स्टेज आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स कब, कहाँ, कैसे से बनाया जाता है? तो नेचुरली हमारा जो प्रॉफिट लॉस जानने का मकसद है वो ऐसे पीरियड के लिए है जो कि दूसरे कॉमन पीरियड में एक बेस के रूप में काम कर सके। तो एवरी मंथ हमारा कॉमन नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे 12 महीने के ट्रांजेक्शन्स को जब हम लिख लेते हैं लेजर अकाउंटिंग के प्रोसेस में, तब हम प्रायः फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बैठते हैं। और नाम ही है इसका, दूसरा नाम फाइनल अकाउंट्स है, मतलब ये फाइनल रिजल्ट दे देता है। मतलब हमारे कहने का है कि बिजनेस करने में हमें क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ की जानकारी इससे हो जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, मतलब हम एक उम्मीद भी कर सकते हैं कि इस पोजीशन से इन फ्यूचर हम क्या प्रॉफिट कमा सकते हैं, आज से ज्यादा या कम, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन वो अंदाजा लगाना इस अकाउंटिंग प्रोसेस का काम नहीं है। इसमें तो जस्ट प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है, बना लेना है, उसके रिजल्ट को निकाल लेना है। वो बेहतर है कि खराब है, ये जजमेंट इस अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं आता है, उसके लिए अकाउंटिंग आगे बनता रहेगा, चलता रहेगा। इस तरीके से इन पूरी बातों को जानने के बाद हम आपको स्पष्ट कह दें कि अब हम लोग इस स्टेज में आ गए हैं कि लेन देनों को डबल एंट्री सिस्टम के रूल या प्रोसेस से उसे हम डेबिट और क्रेडिट में या सिस्टमेटिक लिख सकते हैं। तो हमारा अगला जो वीडियो होगा वो लेन देनों को लिखने की प्रक्रिया, प्रोसेस टू रिकॉर्ड इन डेबिट एंड क्रेडिट बाय ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच। 2 अप्रोच है लेन देनों को लिखने के लिए एट प्रेजेंट पूरी दुनिया में, तो उसमें से एक एक करके दोनों अप्रोच की जानकारी कराएंगे कि आखिर ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक उन दोनों अप्रोच से कैसे लिखा जाता है। तो आने वाले वीडियो में हम इन्हीं की चर्चा, इन्हीं की जानकारी विस्तार से देंगे। थैंक यू।